हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, जो कि एक पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे बहुत सा ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट रहता है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को, एंड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में हमने देखा था कि ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि बात करते हैं सोशल वेलफेयर ऑफ स्टेट की। मींस ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म को। एंड इसके अंदर हमने 8 तरह के ऐसे प्रिंसिपल्स को पढ़ा था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए एंड उसके बाद इस लेक्चर को कवर कीजिए, जिससे कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका बना रहेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एंड आज हम कवर करने वाले हैं अपना सेकंड पार्ट, जो कि है गांधीयन प्रिंसिपल्स। नो गांधीयन प्रिंसिपल्स में हमने वो सेट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यहाँ पे रखा है जो कि बेस्ड हैं गांधीयन आइडियोलॉजी पर। मींस ये वो सेट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ गांधी। अब इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हम बेसिकली रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं गांधी जी के थॉट्स को, जो कि उनके नेशनल मूवमेंट के दौरान थे। एंड इन दी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मेन रोल क्या है कि हमें वेलफेयर ऑफ स्टेट को अचीव करना है। एंड उस वेलफेयर ऑफ स्टेट को अचीव करने के लिए हमें प्रियम्बल के 3 मेजर गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। एंड वो गोल्स कौन कौन से हैं? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को अचीव करना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इन दी एंड हम लोगों को इन 3 जस्टिस को अचीव करना है एक वेलफेयर स्टेट को बनाने के लिए। तो ये चीज आपको क्लियर है कि गांधीयन प्रिंसिपल्स है क्या। नाउ गांधीयन प्रिंसिपल्स हमारे कवर होते हैं 6 आर्टिकल्स के अंदर। अब वो आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, तो इस वीडियो के एंड में आपको एक ट्रिक बताया जाएगा जिससे कि आपको लाइफ टाइम के लिए ये आर्टिकल्स जो है वो याद हो जाएंगे एंड आप इजीली एग्जाम्स के अंदर इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो वो 6 तरह के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें कवर हो जाता है आपका आर्टिकल 40, 43, 43B, देन 46, देन सेकंड पार्ट ऑफ 47 एंड आर्टिकल 48। यहाँ पे 8 आएगा। तो चलिए इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि इनके अंदर ऐसा क्या लिखा गया है। देखिए, पहले आ जाता है आपके पास आर्टिकल 40। नाउ आर्टिकल 40 डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो ऐसी पॉलिसीज लेके आए, ऐसे एक्ट्स लेके आए जिनसे कि विलेज पंचायत्स को ऑर्गेनाइज किया जा सके। साथ ही साथ इन पंचायत्स को एंडो किया जाए नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी के साथ। अब नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि हमें उतनी ही पावर इनको देनी है जितनी इनके लिए सफिशिएंट है या जितनी इनके लिए नेसेसरी है। तो ऐसा नहीं करना है हमें कि एक पंचायत को स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा या सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पावर दे दी जाए। और अगर ऐसा कर दिया जाता है तो बहुत ज्यादा ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि ये पंचायत अपना अलग देश ही क्रिएट कर लेंगे। तो ये चीज हमें नहीं करनी है, हमें उतनी ही पावर इनको देनी है जितनी इनके लिए जायज है, जिससे कि ये पंचायत फंक्शन कर सके एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि आर्टिकल 40 डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो ऐसी पॉलिसीज लेके आए जिनसे कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जा सके, एंडो किया जा सके उनको नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटीज के साथ, जिससे कि वो फंक्शन कर सके एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये चीज आपको क्लियर है। देन नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 43। अब आर्टिकल 43 डायरेक्ट करता है यहाँ पे स्टेट को कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज या ऐसे कुछ एक्ट्स लेके आए जिनसे कि प्रमोट किया जा सके कॉटेज इंडस्ट्रीज को। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है कैसे? ऑन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस पे। कहाँ पे करना है? रूरल एरियाज में, क्योंकि गांधी जी के थोड़े पुरानी विचारधारा थी और वो थोड़ा रूरल एरियाज, वीकर सेक्शन, वुमेन, इनके बारे में वो ज्यादा सोचते थे। तो आपको ये सब चीजें लिंक करके चलनी है यहाँ पे कि गांधी जी की बात हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे रूरल एरियाज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज जो वो चरखा चलाते थे, कुछ ऐसी चीजें आपको इमेजिन करके चलनी है, तब आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो 43 में क्या है कि प्रमोट करना है हमें कॉटेज इंडस्ट्रीज को। तो यहाँ पे आपको कॉटेज इंडस्ट्रीज एक कीवर्ड याद करके रख लेना है जो कि आगे आपको ट्रिक में काम आएगा। एंड साथ ही साथ गाइज आपको ये जो इमेजेस यहाँ पे दिखाई जा रही हैं ये इसलिए प्रिपेयर की गई हैं ताकि आप इनको अपने रूम पे कट करके प्लेस कर सके, ताकि
जब भी आप कभी एग्जाम देने जाएं तो एक बार इनको देख के जाएं, जिससे कि आपकी रिवीजन बहुत इजीली हो सकती है। तो ये चीज आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 43B। तो आर्टिकल 43B 2011 से पहले तक हमारे पास नहीं था। देन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसको पार्ट 4 के अंदर इंक्लूड किया गया अंडर आर्टिकल 43B। ये चीज आपको क्लियर है। अब देखते हैं ये क्या बात कर रहा है। तो आर्टिकल 43B डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो प्रमोट करे वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, साथ ही साथ ऑटोनॉमस फंक्शनिंग इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। देन इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर एक डेमोक्रेटिक कंट्रोल भी हमें एस्टेब्लिश करना है। साथ ही साथ इन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड करना है। तो 4 बातें हो रही है यहाँ पे। पहले क्या कि हमें वॉलंटरी फॉर्मेशन करनी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। दूसरी चीज, इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर हमें ऑटोनॉमस फंक्शनिंग प्रोवाइड करनी है। थर्ड वन इज डेमोक्रेटिक कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर। एंड एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी यहाँ पे होनी चाहिए इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता क्या है? तो देखिए, कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल जब सिमिलर चीजें करते हैं तो उनको बोला जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। लाइक आपके साथ 50 ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका की एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है, एक ही यूनिफॉर्म थिंकिंग है, सिमिलर थिंकिंग है, एंड वो सेम ही काम कर रहे हैं इस सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए। कुछ ऐसी चीजें अगर वो कर रहे हैं तो उसको आप कोऑपरेटिव सोसाइटी कह सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 46। अब आर्टिकल 46 यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा है स्टेट को कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज या ऐसे एक्ट लेके आए जिनसे कि प्रमोट किया जा सके एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को। अब किसके एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात की जा रही है यहाँ पे? तो क्योंकि ये गांधीयन प्रिंसिपल है तो ऑब्वियसली एससीज, एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि प्रमोट करना है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को किसके? एससी, एसटी एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के। साथ ही साथ इन लोगों को हमें सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन से भी प्रोटेक्ट करना है। ये चीज आपको क्लियर है। देन नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 47 का सेकंड पार्ट। तो आर्टिकल 47 के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि पहले तो वो एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल था। दूसरी बात, वहां पे बात की जा रही थी कि हमें न्यूट्रिशन के लेवल को रेज करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना है एंड पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है। तो ये 3 बातें वहां पे की गई थी। यहाँ पे भी गांधीयन एस्पेक्ट से इसी चीज की बात की गई है कि ये जो आर्टिकल है ये डायरेक्ट करेगा स्टेट को कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आए जिसमें कि कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स जो कि इंजूरियस हैं हेल्थ के लिए उनको प्रोहिबिट किया जाए। क्या बात की जा रही है यहाँ पे कि कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स जो कि इंजूरियस रहते हैं हेल्थ के लिए उनको यहाँ पे प्रोहिबिट करना है। तो कुछ ऐसी पॉलिसी स्टेट को यहाँ पे लेके आनी चाहिए। ये चीज आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 48। अब आर्टिकल 48 डायरेक्ट कर रहा है स्टेट को कि वो प्रोहिबिट करे स्लॉटर ऑफ काउज, calves एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल। तो गाय वगैरह को काटने पे बैन लगना चाहिए यहाँ पे, उसको हमें प्रोहिबिट करना है। साथ ही साथ हमें इनकी ब्रीड्स को भी इम्प्रूव करना है यहाँ पे। तो कुछ ऐसी पॉलिसी स्टेट को यहाँ पे लेके आनी चाहिए जिससे कि ये वाली एक्टिविटीज को हम प्रोहिबिट कर सकें एंड इनकी ब्रीड्स को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। नाउ अब बात आती है कि इनको आपको लर्न कैसे करना है। तो उस ट्रिक को समझने के लिए पहले आपको एक स्टोरी, हाइपोथेटिकल स्टोरी को समझना पड़ेगा। देखिए, गांधी जी थोड़े पुराने ख्यालात के थे। अब पुराने ख्यालात के थे मीन्स वो क्या करते थे? गाय पालते थे, चरखा चलाते थे एंड ऐसी बहुत सारी चीजें वो करते थे। तो यहाँ से हमें उठानी है गाय। अब ऋषि मुनियों के टाइम पे हमारे पास एक गाय थी जिसको बोला जाता था क्या? कामधेनु गाय। कामधेनु गाय का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप इससे कुछ भी मांगोगे तो आपके सामने वो चीज आ जाएगी। मीन्स आप कोई भी चीज को इजीली अवेलेबल कर सकते हो अपने पास विद द हेल्प ऑफ दिस कामधेनु गाय। साथ ही साथ ये जो गाय थी ये बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली भी थी। मीन्स ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करती थी। इसी की जैसी सेम एक्टिविटी आज की डेट में हम करते हैं। किससे? अपने मोबाइल फोन से, टैबलेट से, लैपटॉप से। कैसे? कि आप इनके जरिए किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं एट द सेम टाइम। आप किसी भी चीज को ऑर्डर कर सकते हैं बहुत सारी शिपमेंट एजेंसीज के साथ कांटेक्ट करके सेम टाइम पे, एंड कुछ दिनों में वो चीज आपको अवेलेबल हो जाती है। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये एक टाइप है किसका? कंप्यूटर का।
एंड कंप्यूटर को हम और क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। तो यहाँ से आपको पीसी लेना है एंड यहाँ से आपको गाय लेनी है। अब हो क्या रहा है कि ये जो पर्सनल कंप्यूटर है, ये जितने भी पीसीज हैं जिनको कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए, तो हो क्या रहा है उससे हम इन्वायरमेंट को किसी ना किसी वे में हार्म कर रहे हैं। लाइक आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो उसमें से ऐसी कुछ रेडिएशंस निकलती हैं जो कि बर्ड्स के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है, उससे बर्ड्स मर रहे हैं। मोबाइल टावर्स के पास रहने वाली जो भी पॉपुलेशन है वो बहुत सारी ऐसी डिजीज से सफर कर रहे हैं जो कि उनके लिए काफी ज्यादा इंजूरियस है। तो अब ये गाय यहाँ पे इस पीसी को बोल रही है कि मैं तेरे को एजुकेट करूंगी। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब इस गाय को भी पता है कि ये जो पीसी है इसको नॉर्मल भाषा समझ नहीं आएगी, तो इसको कोड से समझाना पड़ेगा। तो ये गाय इस पीसी को एजुकेट करेगी एक कोड देके। ये चीज आपको क्लियर है। चलिए अब देखते हैं ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक क्या है बेसिकली कि आपको एक स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। वो कौन सी? दैट पीसी को ओपी एजुकेशन देगी काओ। तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। और ये जो उसने एजुकेशन दी है ये कोड के जरिए दी है। एंड ये कोड क्या है? 03B678। तो ये कोड भी आपको ध्यान रखना है, 03B678। ये चीज इतनी सी बात आपको क्लियर है। अब देखते हैं ये ट्रिक वर्क कैसे कर रहा है। तो ये चीजें कुछ ऐसे आपको लिखनी है, पीसी को ओपी एजुकेशन देगी काउ। एंड यहीं पे साथ में आपको लिख लेना है कोड 03B678। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे 40s की लाइन में है। तो यहाँ पे इस कोड के सामने हम 4 लिख लेते हैं, 4। जो इसका थर्ड पॉइंट है वहां पे हमें 3 भी लिख लेना है। ये चीज आपको क्लियर है। नाउ पी से चलेगा आपका पंचायत, सी से चलेगा आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज, कोओपी से चलेगा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एजुकेशन से चलेगा आपका एजुकेशन ही। बट गांधीयन प्रिंसिपल में एजुकेशन किसको दी गई है? SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शंस को। देन देगी से क्या याद रखना है आपको? ड्रग्स। डी से ध्यान रखना है आपको ड्रग्स या ड्रिंक्स। एंड काउ से आपको काउ ही याद रखना है क्योंकि यहाँ पे बात की गई है स्लॉटर ऑफ काउ की। तो ये आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स यहाँ पे सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लर्न हो जाएंगे। तो ये ट्रिक आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि गांधीयन प्रिंसिपल से बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गांधीयन प्रिंसिपल्स या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गांधीयन प्रिंसिपल। तो वहां पे आपको पता तो होना ही चाहिए कि हर एक आर्टिकल के अंदर लिखा क्या गया है। बट ये ट्रिक आपको वहां पे बेनिफिट करेगा। इस ट्रिक के जरिए आप इजीली उन आर्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो जो कि गांधीयन प्रिंसिपल है। तो होप आपको ट्रिक समझ आ गया होगा। एंड गाइज अगर आपकी लेक्चर्स के अंदर कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो आप जरूर उसको हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम डेफिनेटली उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइज अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।